बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्तें थी मिलिट्री ट्रायल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 102 कारकुनान का फ़ौजी ट्रायल किया जा रहा था, सिविलियन का फ़ौजी ट्रायल, फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल था उस पर 5 रुकनी बेंच ने PTI की और बाकी जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी दरख्वास्तें मंजूर की थी। अब उस पर इंट्रा कोर्ट अपीलों में मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है, चूँकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हेड करने जा रहे हैं। ये 6 रुकनी बेंच का हिस्सा है जो और उसकी सरबराही तारिक मसूद करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जब मिलिट्री अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर पहला बेंच बना था 9 रुकनी, उसमें ये शामिल थे तारिक मसूद साहब और काजी फैज़ ईसा। ये वो जज थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो बयानिया लेके उस फैसले में नहीं बैठे थे। साथ एक इख्तलाफी नोट लिखा था सरदार तारिक मसूद ने, और उस वक्त उन्होंने जो ये दरख्वास्तें थीं इत्तेज़ाज़ हसन की, जवाद असखाजा की और PTI की जो आर्मी अदालतों के ख़िलाफ़, उनको नाकाबिल समाअत करार दिया था अपने इख्तलाफी नोट में, जो उन्होंने बेंच छोड़ते हुए इख्तलाफी नोट लिखा था। तो जिस जज ने वो इख्तलाफी नोट पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया कि वो इन दरख्वास्तों को ही नाकाबिल समाअत समझते थे, वो बतौर हेड ऑफ़ दी बेंच कैसे उन दरख्वास्तों को, अपीलों को सुन सकते हैं? उस फैसले के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलों पर वो जज साहब कैसे बैठ सकते हैं जो पहले ही माइंड अपना डिस्क्लोज़ कर गए? जैसे अपीलों में वो 5 जज दोबारा नहीं बैठ सकते, इसी तरीके से वो जज कैसे बैठ, चूँकि इस वजह से नहीं बैठ सकते ना कि वो तो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके, इस वजह से उन 5 के अलावा बाकी मेंबरान पर मुश्तमिल बेंच होगा। तो तारिक मसूद साहब कैसे बैठ सकते हैं? तारिक मसूद का वो इख्तलाफी नोट मैं आपके सामने शेयर करूंगा, और उस पर फिर सलमान अकरम राजा साहब ने जो कानूनी और आइनी एतराज़ उठाया है वो भी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस दिन समाअत होने जा रही है 13 दिसंबर को, उसी दिन एतराज़ उठ जाएगा और सरदार तारिक मसूद साहब का ये बेंच दोबारा टूट जाएगा। साथ मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने ही जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बहुत ज़रूरी कार्रवाई थी और बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कार्रवाई शुरू की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सलमान अकरम राजा साहब सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स के ज़रिए जो 6 रुकनी बेंच है, वो कहते हैं जजमेंट डिक्लेयरिंग द ट्रायल्स बिफोर मिलिट्री कोर्ट्स जो 9 मई का, जो रिगार्डिंग 9 मई इलीगल इन 5-0 के 5 की अक्सरियत से, 5-0 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जो ट्रायल है आर्मी अदालतों में, उसको गैर कानूनी करार दिया था। जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब थे, उन्होंने कहा वो 5-0 से फ़ैसला था। याह्या अफरीदी साहब ने सिर्फ आर्मी एक्ट की हद तक, जो 2 दफ़ात को, आर्मी एक्ट की 2 दफ़ात को कलअदम करार दिया गया था, उस हद तक उन्होंने कहा था कि वो इस मामले को मज़ीद देखना चाहते हैं। बाकी जो 5 के 5 जजेस थे वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि सिविलियन का आर्मी ट्रायल नहीं हो सकता। आगे सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं द अपील मस्ट बी हेयर्ड बाई अ बेंच वेयर द मेजॉरिटी विल बी एट लीस्ट 6, के जहाँ वो बेंच समाअत करना चाहिए कि जिस बेंच की कम अज़ कम अक्सरियत 6 हो। अगर 5 जजेस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई अपील जा रही है तो वहाँ कम अज़ कम इतनी मेजॉरिटी तो हो कि जो 6 जजेस फ़ैसला दें 5 जजेस के फ़ैसले के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा वो 11 बनती है कि 6-5 से फ़ैसला है तो फिर तो जाके कोई अक्सरियत बनती है। वो कहते हैं कि 4-2 जजमेंट्स बाई 6 मेंबर्स अपील एट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेटिंग असाइड 5 member judgment of the Supreme Court would mean that 4 judges would have prevailed over 7 judges of the Supreme Court। कि अगर 6 हैं और 4-2 से फ़ैसला आता है, और 4-2 से फ़ैसला में ये फिर कंसेप्ट होगा और ये तसव्वुर जाएगा कि जी 5 पहले जजेस और 2 इस बेंच के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के मुकाबले में 4 जजेस का फ़ैसला आया है, तो उन्होंने कहा यह दुरुस्त नहीं होगा। आगे उनका कहना है कि द सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी अल्टीमेटली कम्स फ्राम द ग्रेस एंड डिग्निटी विद विच इट कंडक्ट प्रोसीडिंग्स,
کہ ہر صورت سپریم کورٹ کو اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو ڈگنیٹی کے ساتھ اور گریس کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا، اور ایسا بینچ بنائیں جس میں سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی اور گریس برقرار رہے۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی 4-2 ججمنٹ وڈ بی دا میجورٹی ججمنٹ آف اے 6 member bench and could overturn the 5 member judgment of a 5 member bench. This however would be a ridiculous spectacle of flatly harm the dignity of the Supreme Court. انہوں نے کہا یہ ایسا سپریم کورٹ کی جو یہ 6 جو رکنی بینچ کا فیصلہ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ سم تھنگز جسٹ ڈن لک گڈ اینڈ شوڈ ناٹ بی ڈن، کہ کچھ چیزیں بہتر انداز میں ہو سکتی تھیں لیکن ان کو نہیں کیا جا رہا، ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ان کو اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 6 ممبر بینچ ہے، 6 ممبر میں اگر 4-2 سے فیصلہ آ جائے اور 4-2 سے جو پہلا 5 رکنی بینچ کا فیصلہ وہ کالعدم ہو جائے، تو کیا ہم کہیں گے کہ بھئی 5 سپریم کورٹ کے پہلے جج اور 2 بعد میں جج، 7 ججز غلط تھے اور 4 جج ٹھیک تھے سپریم کورٹ کے، وہ بھی سپریم کورٹ کے جج، وہ بھی سپریم کورٹ کے جج؟ تو خدا کے لیے کم از کم اتنا تو کریں کہ 6-5 سے تو آئے، ہم پچھلوں کو بھول جائیں گے، ہم کہیں گے جی وہ پچھلا 5 کا فیصلہ تھا، یہاں 6 ججز کا فیصلہ آ گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ اس کو اکثریت کو بہتر بنائیں۔ اور چونکہ 16 ججز ہیں ٹوٹل، تو 11 بقیہ بچتے ہیں، تو وہ 11 کے 11 پر مشتمل بینچ ہی بن سکتا ہے۔ اور اب سردار طارق مسعود صاحب نے یہ ان کا جو اختلافی نوٹ تھا، یہ اختلافی نوٹ ان کا آیا تھا جی 22 جون 2023 کو وہ بینچ سے الگ ہوئے تھے، اور انہوں نے نوٹ لکھا تھا، اس کے پیراگراف نمبر 3 میں جو سردار طارق مسعود کا نوٹ تھا، اس میں اس حوالے سے انہوں نے دائر 4 پٹیشنز پر اہم سوال اٹھایا تھا کہ ملزمان میں سے کوئی بھی ہمارے سامنے درخواست گزار نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس درخواست گزار کے وکیل ہیں جن کا بیٹا ملٹری کسٹڈی میں ہے، لیکن اس وقت تک شاید درخواستیں وہ بعد میں آئی تھی یا طارق مسعود صاحب نے دیکھی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ملزمان میں سے کوئی بھی ہمارے سامنے درخواست گزار نہیں، اور اب تو حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا پہنچ گیا ہے، حفیظ اللہ نیازی خود درخواست گزار ہیں جن کا بیٹا حسان نیازی آرمی کی کسٹڈی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی ملزمان میں سے کوئی بھی ہمارے سامنے درخواست گزار نہیں۔ جب کسی قانون کو چیلنج کیا جائے تو عمومی طور پر ہائی کورٹس آرٹیکل 199 کے تحت سنتی ہیں۔ 184(3) کا دائرہ اختیار اسی وقت استعمال ہو سکتا ہے جب آئین میں دیے بنیادی حقوق کی عملداری کا معاملہ ہو۔ یہاں خود سے نہیں سمجھا جا سکتا کہ ملزم کے آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل پر اعتراضات ہیں یا وہ ATC یا عمومی عدالتوں میں کیس چلوانا چاہتا ہے۔ یہاں پر انڈیویجول کا کیس اس کے حقائق کے مطابق اسی ملزم کو سن کر دیکھا جانا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جو ملزم کو سنے بغیر اس کے حقوق متاثر کرے۔ اب طارق مسعود صاحب جب یہ لکھ رہے ہیں، اور طارق مسعود صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ these 4 petitions have been filed by those who apparently are not detained nor facing trial with regard to the offences allegedly committed on 9th May 2023 in cantonment area, and the said persons had attacked, destroyed and are burnt public property and the property of the armed forces, PF base and other prohibited areas including the GHQ. If a law is challenged, usually it is before the High Court under Article 199 of the Constitution. However, these petitions have been filed in this court under Article 184(3) of the Constitution, which jurisdiction can only be invoked in the public interest for the enforcement of fundamental rights mentioned in Chapter 1 of Part 2 of the Constitution. It should not be assumed that those who may be tried raise objection to their trial under Army Act 1952, nor that they prefer to be tried in any anti-terrorism court under the Anti-Terrorism Act 1997 or before a criminal court mentioned in a criminal procedure code. In any event, every individual case has to be considered on the basis of the fact of the case and the applicable law, and this is to be done after hearing the nominated accused. Nothing should be done which may jeopardize the انٹرسٹ آف این ایکیوزڈ وداؤٹ ہیئرنگ ہز سائڈ، کہ جی آپ اس وقت تک سن ہی نہیں سکتے جب ان ملزمان کے جو حقوق ہیں ان کو پروٹیکٹ نہ کیا جائے اور ان کو نہ سنا جائے یا ان کو موقع نہ دیا جائے۔ اب جو جج صاحب یہ اختلافی نوٹ لکھ چکے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں 9 رکنی بینچ بنا، اس 9 رکنی بینچ میں سے 2 ججز اٹھ کے چلے گئے، اور 2 ججز نے کہا جی کہ ہم اس میں نہیں بیٹھتے، جس میں سردار طارق مسعود اور ان کے ساتھ قاضی فیضیسہ صاحب تھے۔ انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا کہا کہ جی چونکہ وہ معاملہ ہے اور ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے بعد جو تیسرے جج صاحب تھے منصور علی شاہ صاحب، ان کے اوپر اعتراض آ گیا تھا، منصور علی شاہ صاحب بھی الگ ہو گئے۔
और फिर ये 5 रुकनी बेंच ही रह गया था और फिर 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 6 रुकनी बेंच रहा था, 6 रुकनी बेंच में सुमरता बंदयाल चले गए तो फिर 5 रुकनी रह गया और वो 5 रुकनी ही फिर फैसला दे गया। अब जो जज साहब अपना माइंड पहले डिस्क्लोज़ कर चुके हैं वो किस तरीके से अपीलें सुन सकते हैं या अपीलों पर समाअत कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो एतराज़ उठाया गया है और जो इत्तेसाद हसन साहब और सलमान अकरम राजा साहब इसको लेके जा रहे हैं, ये इतना तगड़ा एतराज़ है कि इसके बाद ये जो मामला है मेरे ख़्याल में ये वाइंड अप हो जाएगा और ये मामला फिर चला जाएगा 11 रुकनी बेंच के पास, क्योंकि इस तरीके से ये मामला नहीं चल सकता और ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है तौहीन अदालत की दरख्वास्त, कि जब तक वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो सेक्रेटरी दिफा के ख़िलाफ़ है वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में अलग है और यहाँ अलग है, और अगर वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं सुनी जाती 23 अक्टूबर का फ़ैसला और उसमें 13 दिसंबर को अगर समाअत होती है और 13 दिसंबर तक 23 अक्टूबर वाले फ़ैसले के बावजूद वो आर्मी कस्टडी में उनको रखा जाता है तो वो किस खाते में जाएगा ये भी सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। दूसरी जानिब जो जज साहब थे आसिम हफीज़, सिविल जज हैं, कम जो रिजवाना तशद्दुद केस था कम सिन बच्ची, उस केस में ये पेशरफ सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन जज रावलपिंडी को सिविल जज आसिम हफीज़ के बच्ची पर तशद्दुद के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सेशन जज रावलपिंडी ने रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज पर लगे इल्ज़ामात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की बीवी सोमिया आसम आज भी पेश नहीं हुई, फ़र्द जुर्म आयद ना की जा सकी और मुलज़मा सोमिया की जानिब से अदालत में 2 नई दरख्वास्तें दायर हुई हैं। मुलज़मा सोमिया के वकील ने इस बस टर्मिनल की CCTV का रिकॉर्ड मांग लिया जहां सोमिया ने ज़ख्मी रिजवाना को उसके वालिदैन के हवाले किया था। साथ ही सोमिया ने रिजवाना की वालदा और अहल खाना का कॉल डाटा रिकॉर्ड भी मांगा है। रिजवाना के वकील ने कहा कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस ने चलान जमा करवा दिया है, कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अदालत ने CCTV से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से 19 दिसंबर को जवाब तलब किया हुआ है और सिविल कर लिया है। सिविल जज आसिम हफीज़, उनकी बीवी सोमिया और बच्चों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली कम सिन रिजवाना ने नई ज़िंदगी मिलने के बाद स्कूल जाना शुरू कर दिया है। रिजवाना का मुतालबा है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए। इस केस में पहले जो JIT बनी थी पुलिस की, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इजाज़त तलब की थी। जज साहब को पहले तफ्तीश के लिए बुलाया था, जज साहब तफ्तीश के लिए नहीं गए थे। फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दी, उन्होंने कोई जवाब न दिया। अब अपने पेटी भाई के ख़िलाफ़ ख़ुद तहकीकात का फ़ैसला किया है। सेशन जज को कहा है कि वो तहकीकात करें। सेशन जज ने इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बना के रिकॉर्ड तलब कर लिया है जज आसिम हफीज़ के ख़िलाफ़, और दूसरी जानिब जो सोमिया है जो जज की अहलिया हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। लेकिन अभी चूँकि वो लॉ जानने वाले हैं, उनके वकील हैं, वो दरख्वास्तें दे के मामला को लटका रहे हैं कि किसी तरीके से जो रिजवाना की फ़ैमिली है उनको मैनेज किया जा सके। रिजवाना कई महीनों के बाद अब वो बेहतर हैं और उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। जब तक तगड़े लोगों को और इदारों के अंदर बैठी काली भेड़ों के ख़िलाफ़ इदारे तगड़े तरीके से एक्शन नहीं लेंगे, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।